Hello guys, I am your teacher for today and I hope you guys are doing well in your day-to-day life. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Dream. Our today's topic of discussion is IC Golaknath versus State of Punjab and others. 1967 AIR 1643. We will start this video with the facts of the case, followed up with the fact and issue of this case. Then I'll explain the arguments that were made by the respective counsels, and we'll conclude this video with the verdict of the Supreme Court and our own case summary. So now without further ado, let's look into the PPT. So now we have jumped into the PPT of IC Golaknath versus State of Punjab 1967 AIR 1643. सबसे पहले जो है हम इस केस के फैक्ट्स को समझ लेते हैं कि जहाँ पे हेनरी एंड विलियम गोलकनाथ दोनों भाई थे जो जलंधर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंजाब स्टेट के अंदर रहते थे, जिनके पास अराउंड 500 एकर्स ऑफ फार्म लैंड थी, जो कि एक एग्रीकल्चरल लैंड जिसे हम मान सकते हैं। एक उस टाइम पे पंजाब गवर्नमेंट ने एक लॉ एनेक्ट किया था 1963 के अंदर कि जिसमें क्लियरली बोला गया कि एक पर्सन जो है वो पर हेड 30 एकड़ से ज़्यादा जो है वो लैंड ओन नहीं कर सकता है। उनकी बाकी सारी जो लैंड हैं, अल्टीमेटली दो ब्रदर्स हैं तो इसलिए यहाँ पे उनको 60 एकर्स लैंड मिलने वाली थी। बाकी की जो 440 एकर्स लैंड हैं वो जो टेनेंट्स लोग जो इस चीज़ के ऊपर वहाँ पे खेती कर रहे थे, उनको या तो जो बाकी का जो पोर्शन बचता है उसे सरप्लस गिना जाएगा और उसे गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। इस पर्टिकुलर चीज़ के सामने गोलकनाथ फैमिली ने पंजाब गवर्नमेंट के एक्शंस के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल किया था अंडर द आर्टिकल 32, कि जिसमें उन्होंने ये चीज़ें चैलेंज की कि ये जो पंजाब गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी छीन रहे हैं, क्या वो वैलिड है या नहीं। बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अंडर आर्टिकल 19(1)(f राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अ फंडामेंटल राइट guaranteed under the part 3 of the Constitution of India। ठीक है, चलिए अभी इस केस के इश्यूज को समझ लेते हैं। सबसे पहला है whether the parliament has the absolute power to amend the fundamental rights or not, कि जहाँ पे क्लियरली बोला गया कि ये एक पर्टिकुलर लॉ अगर एनेक्ट किया जाता है तो क्या पार्लियामेंट के पास एक एब्सोल्यूट पावर है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं या नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि द वर्ड लॉ इन आर्टिकल 13 क्लॉज 2, क्या उसके अंदर हम अमेंडमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तीसरा सवाल यहाँ पे ये निकल के आ रहा था कि क्या 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो वैलिड है या नहीं। इसके साथ साथ हम जब आगे समझेंगे तब इसमें हम देखेंगे कि इसके ऊपर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में भी बात की गई है। ठीक है, अभी हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे पिटिशनर्स जो है वो क्या आर्ग्यू करने का ट्राई कर रहे थे। उनका सबसे पहला कंटेंशन ये था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट लाई गई है वो एरर वाली है, कि जिसमें कुछ गलतियां हैं कि वो इस हिसाब से चेंजेस नहीं कर सकते। कल उठ के ऐसा नहीं बोल सकते कि वकीलों से उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो छीन लिया जाता है। इस लॉ को एनेक्ट करने की इफेक्ट भी कुछ ऐसी ही थी कि किसान को बोल दिया जाए कि आप 30 एकड़ से ज़्यादा लैंड जो है आप ओन नहीं कर सकते। ठीक है, कि उसकी जो आमदनी है वो खेती से आती है, अगर आप वही चीज़ उनसे नहीं करने दोगे, वो रिस्ट्रिक्ट करोगे तो उनका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। उनका दूसरा कंटेंशन अमेंडमेंट वर्ड के ऊपर था
पिटिशनर ने ये चीज़ इम्पोज करने का ट्राई किया कोर्ट के सामने कि अमेंडमेंट का मतलब जो होता है वो छोटे छोटे कुछ चेंजेस एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर लाना और उन्हें टाइम टू टाइम परफेक्ट करना ही होता है। अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप कल उठ के एक एंटायरली नया लॉ एनैक्ट कर दो जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है। तीसरी चीज़ उन्होंने यहाँ पे ये आर्ग्यू की थी दैट फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो अनएलिएनेबल होते हैं। मतलब कि मैं जो है मेरा एक फंडामेंटल राइट किसी को पास ओवर नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो मुझे एक्सरसाइज नहीं करना है, वो मैं आपको या किसी और थर्ड पार्टी को जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन खुद हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करता है एंड गवर्नमेंट के पास ऐसे पावर्स नहीं होने चाहिए कि वो फंडामेंटल राइट्स को जो है अब्रिज कर सके या उन्हें वायोलेट करते हुए लॉज को जो है वो एनैक्ट कर सके। अभी हम समझते हैं रेस्पोंडेंट साइड की आर्ग्यूमेंट्स। रेस्पोंडेंट ने यहां पे ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं वो पॉलिटिकल चेंजेस के थ्रू आते हैं, दैट टू आर डन बाय द सोवरेन अथॉरिटी, कि जिसे हम आम लोगों ने ही लोकशाही के अंदर उन्हें चुन के एक कुर्सी पे बिठाया जो हमारे बिहाफ पे कुछ डिसीजंस लेते हैं। उनकी दूसरी बात ये थी दैट पावर ऑफ एप्लीकेशन इज यूनिक फ्रॉम द लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट एक्सरसाइज टू पास लेजिस्लेशन, कि उनके पास जो लेजिस्लेटिव पावर है वो काफ़ी यूनिक है। पार्लियामेंट खुद कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो बनाया था वो ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि उनका ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी इनफ्लेक्सिबल हो, बिकॉज ये चीज़ जो है ये हम अभी क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि जैसे जैसे समय बदलता है लोगों की सोच बदलती है, लोगों की थिंकिंग, लोगों का जो रिस्पॉन्स होता है कुछ चीज़ों के ऊपर वो भी चेंज होता है। उस हिसाब से लॉ को भी चेंज करना काफ़ी ज़रूरी है। रिस्पोंडेंट्स का यही कंसर्न था कि अगर हम पिटिशनर्स की आर्ग्यूमेंट को टू द वर्ड फॉलो करेंगे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को कभी अमेंड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी तब हमें कुछ नए फंडामेंटल राइट्स को जो है वो ऐड करना पड़ेगा। कुछ फंडामेंटल राइट्स की अगर हमें ज़रूरत नहीं तो उन्हें निकालना भी पड़ेगा। ये सब करने के लिए पार्लियामेंट के पास सफिशिएंट पावर्स होने चाहिए। ये रिस्पोंडेंट का सेकेंडरी कंसर्न था कि ये वो खुद बोलना चाहते थे कि पार्लियामेंट के पास पावर्स होने चाहिए टू अमेंड द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उनका एक और ये कहना था दैट देयर इज नो सच थिंग एज बेसिक स्ट्रक्चर और नॉन बेसिक स्ट्रक्चर, कि जहाँ पे पिटिशनर ने एक और चीज़ आर्ग्यू की थी कि ये जो चीज़ें हैं वो बेसिस हैं, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन से जो अगर हमारा पार्ट 3 अगर हटा दिया जाए, फंडामेंटल राइट्स को निकाल दिया जाए तो वो एक वैलिड नहीं रह पाएगा, उसका बेसिस हट जाएगा। रिस्पोंडेंट का यही कहना था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर या नॉन बेसिक स्ट्रक्चर जो है ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर पार्लियामेंट को लगता है कि कंट्री के लिए कुछ नए लॉज को लाना या कुछ अमेंडमेंट करना वो सही है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी 2 हाउसेस होते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, कि जिसके अंदर एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर को जो है फॉलो किया जाता है एंड देन आफ्टर दैट पर्टिकुलर बिल आफ्टर हैविंग द असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट बिकम्स द लॉ। तो यहाँ पे हर एक लॉ के प्रोविजन को इक्वल इंपॉर्टेंस देने के लिए रिस्पोंडेंट ने ये चीज़ आर्ग्यू की कि हम ऐसा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा एक लॉ है या कौन सा एक राइट है उसे हम फंडामेंटल मानेंगे, उसे हम बेसिक स्ट्रक्चर मानेंगे, या कौन सा ऐसा लॉ का प्रोविजन है जिसे हम नॉन बेसिक स्ट्रक्चर मानेंगे। इस एम्बिग्विटी भरी आर्ग्यूमेंट को
जो है रिस्पोंडेंट्स ने नाकार दिया था कोर्ट के सामने। अभी आइए हम समझते हैं कि इस चीज़ के ऊपर कोर्ट का जजमेंट क्या था। Before we move any further, let me give you an overview of our website judicialdream.com. As you can see, this is the home page. Okay, here you can find list of books of grammar, judgment writing, essay writing. Okay, as well as you will find certain model answers. Let's say this is for the damnum sine injuria, which we have covered in the video series. All right, so here you will find the introduction and many other things. Okay, then if you have to go for a mock test, you can just simply click on the prelims or the mains. Let's say we just want to click on prelims subject wise MCQ, that is common intention. So you will find MCQs for topics and many other things on our website. And now let's get back to the lecture. IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो है 11 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जो है बिठाया गया था कि ये पर्टिकुलर केस के अंदर 6:5 की जो है मेजॉरिटी मिली थी, कि जहाँ पे 6 जजेस जो हैं वो इस एग्जिस्टिंग जजमेंट के फेवर में थे और 5 जजेस जो हैं वो उनके अगेंस्ट में थे। उस टाइम के हमारे चीफ जस्टिस सुब्बा राव, कि जिन्होंने ये पर्टिकुलर जजमेंट को जो है वो अनाउंस किया था, इन्होंने क्लियरली बोला था दैट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो पावर है वो लेजिस्लेटिव पावर है एंड इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन पावर। जो कोई भी लॉ के प्रोविजंस जो है अंडर आर्टिकल 368, कि जिसके अंदर पार्लियामेंट को एम्पावर किया जाता है कि वो अमेंडमेंट्स ला सकते हैं ऑन टू द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे जजेस ने ये बोला कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को जो है या एसेंशियल फीचर्स को जो है वो उन्हें हैम्पर ना करे, उस हिसाब से जो है उन्हें लॉ को लाना चाहिए। जजमेंट का नटशेल में हम अगर ये समझे तो जजमेंट के अंदर यही लिखा है that Parliament could amend any part of the Constitution as long as it did not change its basic structure. बट यहाँ पे कोर्ट की एक गलती ये है कि उन्होंने ये चीज़ डिफाइन नहीं की कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसमें हम क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में जो है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग के बारे में भी काफ़ी बात की गई थी। पहले समझते हैं कि प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग का मतलब क्या होता है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जब एक कोर्ट एक नया रूल या एक नया लॉ जो है या एक कोई नया लीगल इंटरप्रिटेशन जो है वो अप्लाई करती है, तो वो उसके आने वाले फ्यूचर के अंदर, आने वाले केसेस के अंदर भी अप्लाई किया जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का एक कंसेप्ट है कि जिसमें आने वाले फ्यूचर में चेंजेस करने के लिए एग्जिस्टिंग केसेस के अंदर एक नया रूल या एक नया लॉ जो है वो क्रिएट किया जाता है। बट यहाँ पे एक चीज़ जो है वो नोटेबल है कि अगर कोई पुराना लॉ है जो कि काफ़ी वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है, कि वो काफ़ी पुराना हो चुका है, तो उसके अंदर हम लोग जो है वो चेंजेस नहीं ला सकते। ठीक है, यहाँ पे ये भी बोला गया है दैट पार्लियामेंट के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इट इज़ लिमिटेड बाय डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। अगर कोर्ट को लगता है कि पार्लियामेंट ने जो चेंजेस किए हैं वो गलत हैं, तो उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किए जा सकते हैं, उन्हें हटाया जा सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब समझ लेते हैं आर्टिकल 13 एंड 368 के बारे में, कि जहां पे बात आती है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे आर्टिकल 13 जो है वो उनकी सबसे बड़ी बाधा बन के खड़ा हो जाता है।
कि जहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अगर ऐसा कोई भी अमेंडमेंट पार्लियामेंट लाती है जो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करते हैं तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस चीज का सिंपल मीनिंग ये निकल के आता है कि दैट पार्लियामेंट को ऐसे ही लॉज बनाने पड़ेंगे कि जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, बिकॉज हम पार्ट 3 को तो अल्टीमेटली चेंज कर नहीं सकते। ठीक है, यहां पे एक और चीज जो है वो ज्यादा नोटेबल है, दैट ये जो पंजाब का ये जो लॉ था कि जिसमें क्लियरली बोला गया था कि आप 30 एकड़ से ज़्यादा लैंड को जो है वो ओन नहीं कर सकते, उस चीज़ को शेड्यूल 9 के अंदर रखा गया था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस किसी भी व्यूअर को पता नहीं है उसे हम नटशेल में समझा देते हैं दैट शेड्यूल 9 के अंदर जो कोई भी चीज़ को रखा जाता है उस चीज़ के ऊपर कोर्ट जो है वो अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, उस चीज़ के ऊपर केसेस फाइल नहीं हो सकते। तो जब ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा कोई लॉ जिस चीज़ को शेड्यूल 9 के अंदर रखा जाता है तो उसे जो है जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से हम छू नहीं सकते। ठीक है, so by this slide our lecture is effectively over. If you guys want to watch more videos like this, then please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon. If you want to learn something more out of this video, then you can definitely log on to our website judicialdream.com, where you will find a lot of articles of cases such like this, as well as MCQs of a lot of topics. Once again, I would like to thank you all and thank you very much. Have a good day.